सब्सक्राइब करें हमारे दूसरे चैनल IAS सर्कल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PCS सर्कल में। एंड हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र 1 ईयर करंट अफेयर का डिस्कशन वीडियो। घटना चक्र की मैगज़ीन को स्टार्ट करने से पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक इस मैगज़ीन में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वह राष्ट्रीय परिदृश्य, विविध परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, एज वेल एज उत्तर प्रदेश स्पेशल एंड खेल परिदृश्य। एंड ये कुछ संक्षिप्तियाँ भी हैं एंड इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य भी है। तो हम लोग इतने सारे टॉपिक आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो का मैक्सिमम आउटपुट कब निकलेगा, जब आप अपने फ़ोन में ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप इसको लैपटॉप में देख रहे हैं तो भी ईयरफोन लगा के देखें, सो दैट आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो। दूसरा, आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ में आप घटना चक्र की मैगज़ीन भी रखें एंड साथ में आप स्टडी करते चलें एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते चलें, सो दैट आप जब दूसरी बार उस मैगज़ीन को पढ़ें या फिर आप जब दूसरी बार उसको रिवाइज करें तो आप उन स्पेशल फैक्ट, स्पेशल पॉइंट पे आप अपना अटेंशन दे सकें। एंड तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनके पास अभी तक बुक नहीं आ पाई है तो वो लोग इस PDF को हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप जाके सर्च करेंगे PCS सर्कल तो आपको हमारा वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड हाँ, प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हाँ, एंड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण जो मिशन है ये आया है ड्यू टू स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था बाय नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। एंड इसको 2 अक्टूबर 2019 में कुल 5 साल हो गए हैं। एंड 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ था। एंड इसका क्या एम था? इसका एम था कि इंडिया को स्वच्छ बनाना है, प्लस इंडिया को ODF करना है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, शौच मुक्त राष्ट्र करना है। तो इसके लिए इस मिशन को मॉनिटर करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में लॉन्च किया गया था। तो हालांकि हमको ये सब डेट नहीं, मतलब ये सब फैक्ट नहीं इम्पोर्टेंट है, हमको जो फैक्ट याद करना है वो नीचे है। तो इसमें यह है कि यह इस बार इसको डिजिटल सर्वे के रूप में इसको किया गया है एंड ये फर्स्ट टाइम किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें ये कुछ ODF एंड ODF प्लस प्लस की डिटेल है। इसमें मतलब कितने शहर हैं ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फैक्ट है, वो नहीं पूछेगा। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 6 शहरों को 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। तो ये 6 शहर इम्पोर्टेंट है जिनको 5 स्टार का रेटिंग दिया गया है। एंड वो 6 शहर हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद। अब दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के कितने शहर इस लिस्ट में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 4 शहर ऐसे हैं जो कि टॉप 20 में आते हैं एंड टोटल 6 शहर ऐसे हैं जो कि टॉप 30 में आते हैं, मतलब कि 21 से लेकर 30 के बीच में 2 सिटीज़ और आती हैं। एंड हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पटना का दिया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग BPSC की तैयारी करते हैं वो लोग इस फैक्ट को याद रख सकते हैं कि पटना को 47वां नंबर मिला है। एंड अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के टॉप 20 शहरों में जो 4 शहर यूपी के हैं वो हैं लखनऊ जो कि 12th नंबर पे है, आगरा जो कि 16th नंबर पर है, गाज़ियाबाद जो कि 19th नंबर पर है एंड इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो कि 20th नंबर पर है। एंड कानपुर है 25वें नंबर पे एंड वाराणसी 27th नंबर पर है। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि लखनऊ, आगरा, गाज़ियाबाद,
प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी किस किस नंबर पर हैं। एंड इधर कोई फैक्ट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, गंगानगर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका वाराणसी एंड फिर सेकंड नंबर पर आपका आता है कानपुर। एंड इसमें एक और चीज़ लॉन्च किया गया था, मतलब एक इसमें न्यू इनिशिएटिव आया था जिसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। एंड ये इस वर्ष से स्टार्ट हुआ है एंड इसके अंदर 5 सब सेक्शंस हैं। एंड उन सेक्शंस का नाम होना चाहिए पता है, क्योंकि ये इसको मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला है दिव्य, इसको प्लेटिनम बोलेंगे। सेकंड है अनुपम, गोल्ड के साथ है ये। उज्ज्वल, रजत, सिल्वर। एंड उदित को ब्रॉन्ज या फिर कांस्य बोलेंगे। आरोही को एस्पायरिंग या फिर आकांक्षी बोलेंगे। एंड उसके बाद फिर इधर ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग इसको एक रीडिंग कर लेना। एंड ये बस आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे टॉपिक्स को एसे में यूज़ कर सकते हैं या फिर मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। इसको लॉन्च किया गया था बजट के दौरान। एंड बजट कब आता है? 1 फरवरी 2020 को आता है बजट। तो ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, ये डेट आप रट लो, क्योंकि मतलब रटना नहीं है। बजट 1 तारीख को आता है, 1 फरवरी 2020 को, मतलब हर साल 1 फरवरी को आता है। तो आपको ये डेट याद हो जानी चाहिए कि 1 फरवरी 2020 को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया था। एंड अच्छा, ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे ये टेस्ट होगा। एंड इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए ये टेस्ट हुआ करेगा। एंड इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? अच्छा, एक चीज़ और है कि ये टेस्ट जो होगा ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें रेल मंत्रालय के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, SSC, RRB, IBPS के जो कैंडिडेट होते हैं वो इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होंगे। एंड उसके बाद जो है उसके बाद फिर यह है कि जो CET का टेस्ट होगा ये 1 साल में 2 बार होगा। मतलब कि आप 1 साल में 2 बार टेस्ट दे सकेंगे। एंड ये 12 भाषाओं में होगा। एंड ये 3 स्तरों पर होगा। सबसे पहला है वो 10th के लोग भी दे पाएंगे, 12th के लोग भी दे पाएंगे, एज वेल एज जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग भी इसको दे पाएंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए पता है, क्योंकि ये सब चीज़ वो लोग सेंटेंस से पूछ सकते हैं या फिर वो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में 1-2 वर्ड मतलब खेल जाएंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए पता। एंड ये जो टेस्ट हुआ करेगा, जो ये बेसिकली 3 टायर्स में ये पेपर हुआ करेगा। जो पहला टायर होगा उसमें ये लोग कैंडिडेट को शॉर्ट आउट, फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट करेंगे, सेकंड में नंबर कम करेंगे, थर्ड में और नंबर कम करेंगे जितनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब वही जनरल से स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। इधर कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट, अटल रैंकिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो पहली रैंकिंग आई थी वो 2019 में आई थी, आई गेस। आगे दिख जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, भारत द्वारा 2010-2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो 2010 से लेके 2020 का जो दशक है इसको नवाचार का दशक घोषित किया गया है। एंड वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार के सूचकांक के मामले में इंडिया 81th पोजीशन पे था। एंड अभी इंडिया 48 पोजीशन पे है। तो आपको ये रैंकिंग याद करनी है, नवाचार के मामले में इंडिया की रैंकिंग 48 है। एंड उसके बाद ये जो अच्छा, इसमें ये जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD हुआ करता था, इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन कर दिया है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड आर्या की बात करें तो इसको 2019 में इसका पहला संस्करण आया था, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, 1 साल बाद इसका पहला संस्करण आया था। एंड इसमें अच्छा, आर्या फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो ये आर्या का फुल फॉर्म है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट इधर कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मतलब जो आईआईटी मद्रास है इसको फर्स्ट रैंक मिला है इसमें। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है, और आईआईटी बॉम्बे को इसमें सेकंड रैंक मिला है। आईआईटी दिल्ली को इसमें थर्ड रैंक मिला है। एंड हम लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे लिए कानपुर या फिर यूपी के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आईआईटी कानपुर की रैंकिंग है 6 रैंकिंग है। एंड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रैंकिंग है 11। बीएचयू की रैंकिंग है 13th। एंड इसमें कुछ ये डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पहली बार सम्मिलित किए गए। अच्छा, इसमें फर्स्ट टाइम कुछ फीमेल के लिए जो विश्वविद्यालय होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी ऐड किया गया था। तो एक तमिलनाडु का एक इंस्टीट्यूट है अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट होम फॉर साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, एज वेल एज जो सेकंड पर है वो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इसको सेकंड रैंक मिला है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है यह है अबाउट अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है इसको ईस्ट इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। अंडमान देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पर है अंडमान, तो ये एक तरह से काफ़ी आइसोलेटेड हो गया है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी। तो इसको जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला 2018 में पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। एंड फिर पोर्ट ब्लेयर से लेके आइलैंड के काफ़ी सारे एरियाज़ में इसको फैलाया जाएगा इन फ्यूचर। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। तो इसमें देख लेते हैं कुछ रटने वाला चीज़ है या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी ही ऊपर की मतलब ऊपर ही बोल दिया है। हाई स्पीड ब्रॉक ऑफकोर्स अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो उसमें स्पीड आपको काफ़ी फास्ट मिलेगी। तो ये सब बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर है एंड पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीप में ये कनेक्टिविटी होगी। अच्छा, ये कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ होगी, स्वराज द्वीप में होगी, लिटिल अंडमान, कान निकोबार, एंड ये आगे ये और इंक्रीज़ करेंगे। एंड ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये डेटा 2300 किलोमीटर, ये डेटा ये एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर का केबल बिछाया गया है। ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक नदी कोई है, उसके ऊपर से कोई रोपवे जा रहा है। रोपवे वो होता है जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह तक बाई रोप जा सकते हैं। बीच में कुछ डिब्बे नुमा जैसा कुछ होगा जिसके अंदर बैठ के हम लोग आ और जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको वही दिख जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया है। तो आप चाहो तो एक बार पढ़ लो। चलिए मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोपवे अथवा रज्जू मार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इसमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिन द्वारा परिवहन किया जाता है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जा सकती है। सॉरी। उसके बाद फिर इसमें और क्या बोल रहा है, इसमें कुछ याद करने के तथ्य है। ये चीज़ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है,
ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, गुवाहाटी असम में है ये। एंड इसकी जो लंबाई है 1.82 किलोमीटर है। एंड ये इंडिया का सबसे लंबा रोपवे है। तो चूँकि ये सबसे लंबा रोपवे है तो एग्ज़ामिनेशन में इसके आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड कचरी घाट से लेके डोल गोविंदा मंदिर के बीच में ये है, मतलब कि वहाँ पे एक एरिया है कचरी घाट एंड दूसरा एरिया है डोल गोविंदा मंदिर, दोनों के बीच में ये है, जिसके बीच की लंबाई है 1.82 किलोमीटर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये इसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पीकॉक आइलैंड। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, चूँकि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए लोगों के अंदर ये बात समझाने के लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की घोषणा की गई थी। 7 से लेके 14 अगस्त तक इसको मतलब ये 7 से लेके 14 अगस्त तक ये मनाया गया है। अभी हम डेट को याद कैसे करेंगे, क्योंकि इतने सारे डेट आ रहे हैं। तो देखिए, चूँकि ये सप्ताह है तो यानी कि ये 7 दिन तक चलेगा और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। तो हम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, तभी तो हम इंडिपेंडेंट होंगे ना। तो मतलब आत्मनिर्भर और सप्ताह है तो 15 से 7 दिन पहले, तो 7 से लेके 14 तक आत्मनिर्भर सप्ताह एंड फिर 15 को हो गया आपका इंडिपेंडेंस डे। एंड आगे फिर क्या इसमें है पढ़ने को, इसमें ये बोला गया था कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिनका भारत में स्वदेशी विनिर्माण होगा। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची की घोषणा की है। इन हथियारों एवं सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू विमान, रॉकेट एवं मिसाइलें आदि शामिल हैं। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार को आगे अब आयात करना बंद कर दिया जाएगा। एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया है। एंड रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे पर मतलब इसका निर्माण किया है। तो ये था आपका आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। देवलाली दानापुर किसान रेल, देवलाली ये कहाँ पर है, ये आपका है महाराष्ट्र में है। एंड उसके बाद फिर है दानापुर, दानापुर आपका पटना में आता है, पटना का एक एरिया है दानापुर बिहार में। तो यानी कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 1 2 3 4 राज्यों में ये ट्रेन चलेगी। एक तो हमको फैक्ट यहाँ से याद हो गया। दूसरा ये इसमें ये बोल रहा है कि ये किसान रेल है, तो यानी कि ये जो रेल है ये सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स के लिए है। मतलब कि फार्मर्स ऐसी फसलें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो उसको शहरों तक पहुँचाने के लिए या फिर मार्केट तक पहुँचाने के लिए वो इस रेलगाड़ी का यूज़ कर सकेंगे। या फिर जैसे दूध वगैरह ये सब तो फार्मिंग का पार्ट है, तो वो लोग मतलब वो फार्मर इन सब चीज़ों को सेल आउट करने के लिए शहर तक जाने के लिए इस ट्रेन का उपयोग करेंगे। एंड इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देवनाली दानापुर किसान रेल एंड ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऊपर ही बोल दिया है। पहली रेलगाड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है चूँकि ये फर्स्ट रेलगाड़ी है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड किसान सेवा के उद्देश्य शुरू की गई है, ये 1519 किलोमीटर की है। ये डेटा थोड़ा मतलब ये नहीं पूछेगा, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप लोग देख लो, 1 2 बार आप लोग सोचोगे तो याद हो जाएगा। 1519 1519 1519 ओके। नेक्स्ट है, हाँ ये किस किस रूट से जाएगा, तो ये आपका नासिक से होते हुए मनमाड़, इटारसी, ये आपका एमपी में पड़ता है। सतना भी एमपी में पड़ता है। प्रयागराज यूपी में पड़ता है। बक्सर, देवलाली महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। एंड ऊपर मैंने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया है।
नेक्स्ट है बरौना टाटानगर, ये दूसरी किसान रेल है जो कि बरौनी है, बरौनी से लेके ये कहाँ पर है, बरौनी ये बिहार में है, ये झारखंड तक जाएगी टाटानगर तक। तो इसमें बस इतना फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, इसमें ये आर्टिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप बस ये चीज़ याद रख लो, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मतलब इन सारे काम को देखेगी, बस इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सारे पॉइंट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का गठन। तो ये आर्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहला इसमें आपको ये याद होना चाहिए 9 नवंबर 2019, आप इन फ्यूचर अगले 10 साल 20 साल 50 साल या फिर 100 साल तक जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करेंगे, जब भी आप राम जन्मभूमि का जिक्र करेंगे, तो आपको ये डेट हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। तो आपको ये डेट रट जाना चाहिए 9 नवंबर 2019। आप मतलब ऐसे आप इसको ऐसे रट सकते हो। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, हालांकि वो 2016 में हुई थी, तो एक दिन इंक्रीज़ कर दो, तो ये डेट हो गया 9 नवंबर। एंड ये 2019 में हुई थी, आप देख लो किसी तरह से याद हो जाए तो मतलब कि 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। एंड इसके लिए क्या हुआ फिर 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास का गठन हुआ। एंड फिर 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ। ये तीनों डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 फरवरी है, यहाँ पे 5 अगस्त है, तो डेट भी नहीं रटना पड़ा, बस एक में रट लो। अब देखो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 15 अगस्त से 10 दिन पहले आ जाओ, तो आपका ये 5 अगस्त को इसका भूमि मतलब 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था। फिर फरवरी में चले जाओ तो 5 फरवरी को ये जो न्यास है इसका गठन हुआ था। बस इतना रटना है, बाकी और भी इसमें कुछ नहीं रटना है। एंड ये जो न्यास होगा इसमें कुल 15 सदस्य होंगे। इस न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य जो होगा वो हमेशा दलित समुदाय से होगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक सदस्य हमेशा इसमें दलित समुदाय से होगा। एंड ये जो न्यास है मंदिर के ये मंदिर के हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, या फिर जितने भी ट्रस्टी होते हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। एंड सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिनके तहत ये न्यास काम करेगा। न्यास मंदिर का रोड मैप तैयार करेगा कि मंदिर का आगे का क्या कामकाज कैसा होगा, ये सब तैयार करेगा। मंदिर निर्माण के लिए जो धन प्राप्त होगा उसका निवेश कैसा करना है, ये सब कुछ फैसला आपका न्यास ही करेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टीज़ को नहीं होगा। ये यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये चल क्यों नहीं रहा है। जो ट्रस्टीज़ होंगे वो संपत्ति को बेच नहीं सकते, ये इम्पोर्टेंट है। एंड जो ट्रस्ट के सदस्य होंगे उनको कोई वेतन नहीं मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर फंसाना चाहेगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा। एंड जितने भी ट्रस्टी हैं सब मिलके एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी इसमें कौन क्या है तो वो आपको ये लिस्ट है, आप इसको एक बार देख लेना। वैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको लग रहा है ये महंत दीनेंद्र दास है, ये इम्पोर्टेंट है इनका नाम। एंड वासुदेव सरस्वती, आप लोग एक बार इसको देख लेना, 2-4 बार देख लेना, अगर रट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लेट्स सी।
उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के बारे में है। ये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके तहत छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। हैकथॉन के दो भाग होते हैं। देखिए, हैकथॉन मीन्स ये कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि आपने एक टर्म अक्सर सुना होगा, हैकिंग के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, तो ये हमेशा अक्सर कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। तो आप ये समझ लो कि कंप्यूटर से संबंधित है। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर, जब कंप्यूटर की बात आती है तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। तो हैकथॉन के इसलिए दो पार्ट है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, ये इसका चौथा संस्करण था, ग्रैंड फिनाले ख़त्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, 1 से 4 अगस्त तक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 1 अगस्त को किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, किस डेट को किया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने किया ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार 1 या 2 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था किसी स्टेट सर्विसेज में कि जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो चेक करते हैं एप्लीकेशन, वो लॉन्च किसने किया था। तो ये पूछ सकता है, मतलब जैसे वो पूछा था, क्या पता ये भी पूछ ले। तो इसको लॉन्च किया, मतलब इसका जो उद्घाटन है इसको किया था रमेश पोखरियाल ने। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल, एंड ये एजुकेशन से ही तो संबंधित है ये हैकथॉन वाला टॉपिक। तो आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे याद करने के बारे में, मतलब आपको ऐसे शायद आसानी से याद हो जाए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, सबसे विश्व के सबसे बड़े हैकथॉन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने संबोधन किया था। तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखोगे, जब से ये कोविड वाला एरिया आया है, मतलब ये जो लॉकडाउन वाला टाइम चला है या जो अभी चल रहा है, सब में जितने भी उद्घाटन वगैरह होते हैं सब ऑलमोस्ट 99% सब ऑनलाइन से होते हैं या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं। अगर वो ये पूछ ले कि वो वहाँ पे जाकर इसका उद्घाटन किए तो 99 केसेस में गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अक्सर सब कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ से भी मतलब कुछ सोच सकते हो। और जो इसकी थीम थी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मतलब इवेंट हुआ था इसकी थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी थीम है, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल। ठीक, उसके बाद फिर इधर कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, कुछ खास। ये मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ लो, मेंस में आपको हेल्प मिलेगा, बट पीटी में इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर का 3-4 बातें हैं। सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे बोल देता हूँ। 1 ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। दूसरा, पहले 10+2 होता था, अब इसको 5+3+3+4 कर दिया है। एंड जो हमारा पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। एंड तीसरी शिक्षा नीति वाकई में कोई थी नहीं, वो एक्चुअली 1986 में कुछ चेंजेस करके, मतलब कुछ उसमें अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 92 में उसको लाए थे। एंड जो मतलब ये आपका सेकंड ए आप इसको बोल सकते हो। एंड जो थर्ड है वो अभी आई है 2020 में, ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें और भी क्या इम्पोर्टेंट है, यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की व्यवस्था की बात करती है। एंड इसमें ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें जो 10+2 व्यवस्था है उसको हटा दिया गया है, बट ये अभी लागू है, बट इसको हटा दिया जाएगा।
एंड ये जो 5+3+3+4 का क्या मतलब हुआ, 5 वर्ष आधारभूत एजुकेशन, 3 साल प्रारंभिक एजुकेशन, 3 साल मध्य एजुकेशन एंड 4 साल माध्यमिक एजुकेशन। देखिए, कोई भी फाउंडेशन बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ तो उसके फाउंडेशन में सब ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। या फिर नेशन बिल्डिंग की बात करें, स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके फाउंडेशन बनने के लिए लगभग 10 से 12 साल, 15-20 साल लगे थे। तो इसलिए आप यहाँ पे देखो, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो मतलब जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा तो वहाँ पे उसके फाउंडेशन की बात होगी। तो यहाँ पे देखिए कि आप फाउंडेशन के लिए 5 साल यानी कि सबसे ज़्यादा वक्त दिया गया है। एक सेकंड। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। एंड उसके बाद फिर विद्यार्थी को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकें। एंड इसमें शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प, व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट। एंड इसमें लैंग्वेजेस को चूज़ करने का भी ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे कुल मतलब आपके जो आने वाले बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ेंगे उनको 3 भाषा सीखने का ऑप्शन होगा। तो उसमें से वो घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा सीखेंगे। हालांकि आएगा उनके ऊपर कोई भाषा को फोर्स नहीं किया जाएगा। एंड इसमें ग्रेड 10 एंड 12th के लिए बोर्ड परीक्षाएं अभी भी जारी रही। जैसे अभी भी 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा होती हैं, वैसे तब भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। एंड मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। एंड फिर इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो गर्ल्स होती हैं या फिर जितने भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट होती हैं उनके लिए एक फ़ंड बनेगा जिसको जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर समावेशी निधि बोल सकते हैं हम। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। एंड उसके अलावा इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एमफिल का कोर्स होता है अब उसको समाप्त कर दिया जाएगा। एंड एमफिल वाला कहाँ गया, हालांकि जो पीएचडी का कोर्स है वो चलता रहेगा। एंड अगर आप जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जाते हैं एंड वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर करके आप छोड़ देते हैं कॉलेज, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। एंड अगर आप उसको पूरा कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। पीएचडी करेंगे, हालांकि एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिए। चल क्यों नहीं रहा है, एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा, ये बंद हो गया। एंड इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो विश्व के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब किसी दूसरी कंट्रीज़ के हैं, वो भी चाहें तो इंडिया में अपनी शाखाएं अब खोल सकते हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत 4 स्वतंत्र ढांचे की स्थापना की जाएगी, जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद एंड सामान्य शिक्षा परिषद। कुछ भी नहीं समझ में आया, अब इंग्लिश में देखते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल। एंड ये इम्पोर्टेंट है नहीं, हालांकि सब्सक्राइब करें हमारे दूसरे चैनल IAS सर्कल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।